इस लेक्चर में हम आपको मेडिकल फील्ड में अनुसंधान में इस्तेमाल में आने वाली एपिडेमियोलॉजिकली स्टडी डिज़ाइंस के बारे में संक्षेप में बताएंगे। जो स्टडी डिज़ाइंस होती हैं मेडिकल फील्ड में अनुसंधान करने में, वो मोटे मोटे तौर पे दो प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़, मतलब हम इसमें केवल देखते हैं कि बीमारी किस प्रकार से समाज में फैली है। हम कुछ इंटरफेयर नहीं करते, हम सिर्फ देखते हैं। और दूसरी तरह की डिज़ाइन होती है एक्सपेरिमेंटल स्टडी। इसमें हम डेलिबरेटली कुछ इंटरवेंशन करते हैं और फिर देखते हैं कि उस इंटरवेंशन का क्या इफ़ेक्ट आया है। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ दो मोटे तरह की होती हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ के क्या सब टाइप्स होते हैं? डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ और एनालिटिकल स्टडीज़। ये हम बाद में थोड़ा डिटेल में बताएंगे इसी लेक्चर में। और एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस मेनली होते हैं RCT, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, इसके अलावा फील्ड ट्रायल और कम्युनिटी ट्रायल्स। तो पहले हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ की। जैसे कि हमने पीछे देखा, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ दो तरह की होती हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ और एनालिटिकल स्टडीज़। एनालिटिकल स्टडीज़ के दो मुख्य प्रकार हैं, केस कंट्रोल स्टडीज़ और कोहॉर्ट स्टडीज़। इसी प्रकार एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के तीन प्रकार हैं। पहला और मेन है रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स। ये ज़्यादातर कोई नई बीमारी की कोई नया इलाज आया हो उसकी जांच के लिए होता है, और इसमें पेशेंट्स जो हैं वो स्टडी के यूनिट्स होते हैं, मतलब कुछ पेशेंट्स इस साइड और कुछ पेशेंट्स उस साइड। दूसरा तरीका है, दूसरे तरह की एक्सपेरिमेंटल स्टडी है फील्ड ट्रायल। इसमें हम मरीज नहीं इस्तेमाल करते, इसमें हम स्वस्थ इंडिविजुअल्स को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर किसी प्रिवेंटिव एजेंट के लिए होती है। जैसे कि कोई नया तरह का टीका आया है किसी बीमारी को रोकने के लिए, तो हम इसमें हेल्दी इंडिविजुअल्स को इस्तेमाल करते हैं। फिर तीसरे तरीके की है कम्युनिटी ट्रायल। इसमें जो यूनिट ऑफ स्टडी होती है वो पूरी की पूरी कम्युनिटी होती है, ना कि लोग। जैसे कि वो कम्युनिटी हो सकती है एक गांव, तो कुछ गांव में हमने इंटरवेंशन की, कुछ में नहीं की। इस प्रकार जो यूनिट है वो एक पूरी कम्युनिटी होती है। डिस्क्रिप्टिव स्टडी, ये पहली तरह की ऑब्जर्वेशन स्टडी है। इसमें हम डिजीज़ को डिस्क्राइब करते हैं जैसे कि वो कम्युनिटी में फैली हुई होती है उस तरह से। तो इसको हम कहते हैं कि एक टिपिकल डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिस्क्राइब्स द डिजीज़ डिस्ट्रीब्यूशन इन द पॉपुलेशन, वो समाज में, इन टर्म्स ऑफ टाइम, प्लेस और पर्सन। टाइम का मतलब कि पहले से कम या ज़्यादा हुई है क्या, प्लेस मतलब उस जगह में किस स्थान पे ज़्यादा और किस स्थान पे कम है, और पर्सन मतलब किस प्रकार के लोगों में ज़्यादा है, किस उम्र के लोगों में ज़्यादा है, किस तरह के लोगों में कम है। जब हम एक डिजीज़ को डिस्क्राइब करते हैं टाइम, प्लेस और पर्सन में, तो हमें क्लू मिलता है कि शायद ये इसका रिस्क फैक्टर है। हमें कुछ रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई होते हैं जो कि उस बीमारी का रिस्क बढ़ाते हैं, और इनमें से कुछ या एक रिस्क फैक्टर हो सकता है कि बीमारी का कारण भी निकल के आए आगे। एक केस रिपोर्ट भी एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी होती है जो कि डिस्क्राइब करती है एक सिंगल पेशेंट को, एक सिंगल मरीज को। और एक केस सीरीज़ भी एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी होती है जो कि डिस्क्राइब करती है एक ग्रुप ऑफ मरीज को जिनको वही वाली डिजीज़ है या सिम्टम्स है। केस सीरीज़ इस्तेमाल होती है जब कोई रेयर डिजीज़ निकल के आती है, कोई नई डिजीज़ निकल के आती है, या कोई रेयर टाइप का एक्सपोजर होता है जिससे कि डिजीज़ हो जाती है। तो केस रिपोर्ट या केस सीरीज़ भी कई बार पहली वो चीज़ होती है जिससे हमें क्लू मिलता है कि ये एक नई डिजीज़ उभर के आ रही है। यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल देंगे डिस्क्रिप्टिव केस स्टडी का। 1800 के सन में के आसपास हैजा फैला था लंदन में। उस टाइम पे कीटाणु वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता था कि ये भी कुछ होते हैं। तो एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी की गई जिसमें हैजा के केसेस ढूंढे गए पूरी पॉपुलेशन में, पूरे समाज में, और पता लगा कि जो हैजा के केसेस का नंबर था वो ज़्यादा था एक
हैंडपम्प के आसपास वाले घरों में। तो एक ये क्लू मिला इस स्टडी से कि जो भी कारण है हैजा का वो संक्रमण की वजह से फैलता है। संक्रमण है क्योंकि वो फैलता है और पानी से फैलता है। अब उन्होंने क्या किया कि उस हैंडपम्प का हैंडल निकाल लिया, तो लोगों ने वो हैंडपम्प नहीं यूज़ कर पाए और हैजा कंट्रोल में आ गया उस जगह पे। तो हम लोग कंट्रोल मेजर ले सके, जबकि हमें तब कीटाणु के बारे में कुछ नहीं पता था। एनालिटिकल ऑब्जर्वेशनल स्टडी का पहला प्रकार है केस कंट्रोल स्टडी। इसमें हम थोड़े से मरीज लेते हैं जिनको केसेस कहते हैं। आप देख सकते हैं जो लेफ़्ट वाला बाएं हाथ की तरफ जो गोला है, इसमें जो नीले डॉट्स हैं, हर डॉट एक केस है। और फिर हम एक और सेट लेते हैं उन लोगों का जो कि मरीज जैसे हैं लेकिन उनमें वो बीमारी नहीं है। इनको कहते हैं कंट्रोल्स। जो दाएं हाथ की तरफ गोला है राइट हैंड पे, जिसमें कि रेड डॉट्स हैं, लाल रंग के डॉट्स हैं, ये एक ग्रुप है कंट्रोल्स का। आफ्टर मेटिकुलस मैचिंग, इसका मतलब ये है कि हर एक केस से कंट्रोल को मैच किया जाता है। मतलब कि वो उसी उम्र का, उसी तरह के ख़ानदान का, उसी तरह के रहने वाले का, उसी एरिया का, लेकिन उसमें बीमारी नहीं होगी, उसको कहेंगे उस मरीज का कंट्रोल। फिर क्या करते हैं, हमने केसेस ले लिए और कंट्रोल ले लिए, हम दोनों से जो हमारे रिस्क फैक्टर्स हम सोच रहे हैं उनकी हिस्ट्री लेते हैं कि क्या वो एक्सपोज हैं उस रिस्क फैक्टर को या नहीं। ये हम कैसे ले सकते हैं, या तो हम उनसे पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन आयर यूज़ कर सकते हैं, या उनके मेडिकल रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि उनको वो चीज़ थी कि नहीं थी। ये हमें दोनों में लेना है, कि सारे केसेस में से भी और सारे कंट्रोल में से भी। फिर हम प्रेवलेंस उस रिस्क फैक्टर का कंपेयर करते हैं केसेस मरीजों बनस्पत कंट्रोल्स के, कि किस में ज़्यादा या किस में कम है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें केसेस में करीब 8 लोगों में एक्सपोजर की हिस्ट्री है और कंट्रोल में सिर्फ 3 लोगों में है। तो डेफिनेटली जो केसेस हैं, मरीज हैं, उनमें रिस्क फैक्टर की प्रेवलेंस ज़्यादा है। अगर ये जो ज़्यादा है ये सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है तो हम मान लेते हैं कि हाँ ये रिस्क फैक्टर सच में रिस्क फैक्टर है। तो वो फैक्टर्स जो कि केसेस में सिग्निफिकेंटली ज़्यादा हैं बनिस्बत कंट्रोल्स के, उनको हम रिस्क फैक्टर कहते हैं। मतलब वो फैक्टर्स जो कि बीमारी का रिस्क बढ़ाते हैं। इसी आर्गुमेंट से वो फैक्टर्स जो कि कंट्रोल में ज़्यादा हैं उनको हम कहेंगे कि वो शायद प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हो सकते हैं। अब रिस्क फैक्टर्स तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो कौन सा रिस्क फैक्टर ज़्यादा बड़ा है, इसके लिए हम हर एक रिस्क फैक्टर की ऑड्स रेशियो निकालते हैं। और ऑड्स रेशियो कैसा निकलता है, ये निकलता है जैसे कि नीचे टेबल दिया है, A+B केसेस हैं और इनमें A केसेस को रिस्क फैक्टर की हिस्ट्री है और C+D कंट्रोल्स हैं जिनको बीमारी नहीं है। इनमें से C वो लोग हैं जिनमें हिस्ट्री है एक्सपोजर के रिस्क फैक्टर की और D में नहीं है। तो ऑड्स रेशियो है A/D डिवाइडेड बाय B/C, वो उस रिस्क फैक्टर का ऑड्स रेशियो आ जाता है। एनालिटिकल स्टडी का दूसरा टाइप है कोहॉर्ट स्टडी। इसमें हम एक ग्रुप लेते हैं लोगों का जिनको बीमारी नहीं है, लेकिन वो रिस्क फैक्टर जो हम सस्पेक्ट कर रहे हैं उनका एक्सपोजर सबको है। इसको कहते हैं एक्सपोजर कोहॉर्ट, मतलब सब में रिस्क फैक्टर है लेकिन बीमारी नहीं है। फिर हम एक और ग्रुप असेंबल करते हैं जो कि एक्सपोजर कोहॉर्ट के ग्रुप जैसा ही है, रहने सहने का वैसा, खान पीन भी वैसा, उम्र भी वैसी, मेल फीमेल का मिक्सचर भी वैसा, लेकिन क्या फ़र्क है, इनमें रिस्क फैक्टर नहीं है। बीमारी इनमें भी नहीं है लेकिन इनमें रिस्क फैक्टर भी नहीं है, और इसको कहते हैं कंट्रोल कोहॉर्ट या नॉन एक्सपोज्ड कोहॉर्ट। ये बहुत ज़रूरी है कि ना तो एक्सपोज्ड कोहॉर्ट में और ना ही नॉन एक्सपोज्ड या कंट्रोल कोहॉर्ट में किसी को भी वो बीमारी हो जो हमें स्टडी करनी है। अगर किसी को निकलती है तो उसको उस कोहॉर्ट से बाहर कर दिया जाता है, स्टडी में इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। अब इन दोनों कोहॉर्ट को, एक एक्सपोज्ड है रिस्क फैक्टर को और दूसरा नॉट एक्सपोज्ड है रिस्क फैक्टर को,
समय समय पर हर बंदे की जांच की जाती है कि उसमें वो बीमारी उत्पन्न तो नहीं हो रही है। इस प्रकार से हमें दोनों ग्रुप्स में इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ पता लग जाता है, मतलब बीमारी का क्या इंसिडेंस है। इंसिडेंस का मतलब कि 100 लोगों में से कितने % को वो बीमारी हुई। तो हमें कुछ समय के बाद एक ग्रुप का इंसिडेंस और दूसरे कोहॉर्ट का इंसिडेंस हम कंपेयर करते हैं। अगर जो एक्सपोज कोहॉर्ट है उसमें बीमारी का इंसिडेंस सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है बनिस्बत कंट्रोल कोहॉर्ट के जिसमें रिस्क फैक्टर नहीं था, तो जो एसोसिएशन रिस्क फैक्टर की है वो कंफर्म हो जाती है कि रिस्क फैक्टर तो ये है पक्का। अब हमें उस रिस्क फैक्टर की रिस्क वैल्यू निकालनी है। जैसे हमने केस कंट्रोल में ऑड रेशियो निकाला था, हम कोहॉर्ट स्टडी में रिलेटिव रिस्क निकालते हैं। रिलेटिव रिस्क ये डिसाइड करती है कि जो रिस्क फैक्टर है वो कितना बड़ा रिस्क फैक्टर है, उस फैक्टर की वजह से बीमारी होने की रिस्क कितनी बढ़ जाती है। यही काम ऑड्स रेशियो भी करता है, लेकिन रिलेटिव रिस्क जो है वो ज़्यादा रोबस्ट मेजर है किसी भी रिस्क फैक्टर की स्ट्रेंथ का। तो कैसे निकालते हैं रिस्क फैक्टर, रिलेटिव रिस्क किसी भी रिस्क फैक्टर की। रिलेटिव रिस्क क्या होता है, इंसिडेंस अमंग द एक्सपोज्ड डिवाइडेड बाय इंसिडेंस अमंग द नॉन एक्सपोज्ड। हमने ये नीचे टेबल दिया है, इसमें A + B वे लोग हैं जो एक्सपोजर कोहॉर्ट को बिलोंग करते थे, इन सब में रिस्क फैक्टर था। इनमें से A नंबर के लोगों को बीमारी हो गई उत्पन्न, B को नहीं हुई। दूसरा ग्रुप था नॉन एक्सपोज कोहॉर्ट C + D, इनमें से C लोगों को तो डिजीज़ हो गई और D लोगों को नहीं हुई। तो इंसिडेंस अमंग एक्सपोज क्या है, A/A + B, और इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज क्या है, C/C + D। तो रिलेटिव रिस्क क्या हुई, ये रिलेटिव रिस्क का फॉर्मूला हो गया। अब हम आते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी पे। एक्सपेरिमेंटल स्टडी मतलब हम जानबूझ के इंटरवेंशन करते हैं और उसका इफेक्ट देखते हैं। ये ज़्यादातर इस्तेमाल होती है कोई नई थेरेपी के असेसमेंट में कि वो थेरेपी जो है वो ठीक करती है कि नहीं बीमारी, या वैक्सीन के असेसमेंट में कि वो बीमारी प्रिवेंट करती है कि नहीं, या रिस्क फैक्टर के असेसमेंट में कि वो रिस्क फैक्टर कंफर्म हो जाता है। लेकिन रिस्क फैक्टर को असेस करने में बहुत एथिकल इश्यूज होते हैं। किसी एक ग्रुप को हम रिस्क फैक्टर दें और दूसरे को ना दें, आप सोचिए, ये खुद ही एथिकल इश्यूज इसमें आते हैं कि हमें नहीं देना चाहिए। हम जब जानते हैं वो रिस्क फैक्टर है तो हम क्यों दें। तो ज़्यादातर हम इस बारे में बात करेंगे कि कोई नई थेरेपी या कोई नई दवाई आई है उसको असेस करने के हिसाब से हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल स्टडी की। तो ये कैसे होती है, मरीज को आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये इंसान को ये वाली बीमारी है, उनका ग्रुप इकट्ठा किया जाता है, फिर उनसे कंसेंट ली जाती है कि आप, उनको बताया जाता है कि आप एक इसका स्टडी का पार्ट बनेंगे। अगर वो हामी भरते हैं तो उनको उसमें इंक्लूड किया जाता है। अब एक बार आपने एक ग्रुप ले लिया मरीजों का जिन्होंने कंसेंट भी दे दी, फिर आप उसको रैंडमली स्टडी ग्रुप को देते हैं जिसमें कि दवाई दी जाती है, या कंट्रोल ग्रुप को देते हैं जिसमें दवाई की जगह कुछ और दिया जाता है या दवाई नहीं दी जाती है। जो स्टडी ग्रुप होता है उसको हम दवाई देते हैं या वैक्सीन देते हैं या रिस्क फैक्टर, जो कि अनएथिकल है वैसे तो, और दूसरे को हम वो चीज़ नहीं देते हैं, उसे कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। जब हम रैंडमाइज करके 2 ग्रुप बना लेते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप और एक ट्रीटमेंट ग्रुप, फिर उन दोनों को हम रेगुलरली फॉलोअप समय समय पर जांच करते हैं कि वो ठीक हुए कि नहीं हुए, और जो ट्रीटमेंट ग्रुप है उसमें कितने % ठीक हो गए और जो कंट्रोल ग्रुप है उसमें कितने % ठीक हो गए। तो उसको कहते हैं क्योर रेट। हम ट्रीटमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप के क्योर रेट्स को कंपेयर करते हैं, क्या वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा हैं कि नहीं ट्रीटमेंट ग्रुप में। अगर ट्रीटमेंट ग्रुप में क्योर रेट सिग्निफिकेंटली कंट्रोल ग्रुप से ज़्यादा है तो उसका मतलब जो हमारी नई थेरेपी है वो पहले से बेटर है। और अगर सिग्निफिकेंटली ज़्यादा नहीं है, डिफरेंस जो है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, तो उसका मतलब जो नई थेरेपी है वो इस स्टडी में पिछली थेरेपी से कोई ज़्यादा अच्छी नहीं निकली। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में एक चीज़ होती है ब्लाइंडिंग। ब्लाइंडिंग 3 तरह की होती है,
सिंगल ब्लाइंडिंग, इसमें क्या होता है कि जो दो ग्रुप हैं उनमें से किसी भी पेशेंट को ये नहीं पता कि हमें जो नई ड्रग है वो मिल रही है या उसकी जगह प्लेसिबो मिल रहा है। इससे ये फ़ायदा होता है कि जब उनका हम इंटरव्यू लेते हैं तो अगर किसी को पता है कि मुझे दवाई मिल रही है और किसी को पता है कि मुझे प्लेसिबो मिल रही है, तो दवाई वाला बोल सकता है, उसको हो सकता है कि लगे कि हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ, और वो लिखवा दे, रिकॉर्ड करवा दे कि हाँ मैं बेटर हो रहा हूँ, या उसको वो बेटर होने लग जाए साइकोलॉजिकली। इसी प्रकार जिसको पता है कि मुझे प्लेसिबो मिल रही है, वो वैसे ही डिसअपॉइंटेड हो, उसे वो ठीक भी हो रहा होगा तो वो बताएगा कि नहीं मेरा दर्द ठीक नहीं हुआ है। तो पेशेंट की परसेप्शन का कोई इफेक्ट ना हो, इसलिए सिंगल ब्लाइंडिंग होती है। डबल ब्लाइंडिंग, इसमें पेशेंट को भी नहीं पता होता कि उसको ट्रीटमेंट मिल रहा है या प्लेसिबो मिल रहा है, और जो इंटरव्यू ले रहा है उसकी जांच कर रहा है कि वो ठीक हुआ कि नहीं, उसको भी नहीं पता कि जिससे कि वो जांच कर रहा है वो दवाई पे है या वो प्लेसिबो पे है। क्योंकि अगर डॉक्टर को पता है कि ये वाला बंदा दवाई ले रहा है तो वो उसके ज़्यादा अच्छे से जांच करेगा, हो सकता है कि उसको ब्लड प्रेशर थोड़ा कम ही रिकॉर्ड करे, और पता है कि इसको तो प्लेसिबो मिल रहा है तो ज़्यादा मुश्किल से रिकॉर्ड करेगा कोई भी इम्प्रूवमेंट, तो ये इफ़ेक्ट ना पड़े, इसलिए डबल ब्लाइंडिंग होती है। और एक और चीज़ होती है ट्रिपल ब्लाइंडिंग। इसमें ना तो पेशेंट को पता होता है कि ग्रुप ए है और बी है, बस यही पता है, वो ट्रीटमेंट है कि प्लेसिबो ये नहीं पता। जो जांच कर रहा है वो उस डॉक्टर को भी नहीं पता कि जिसको मैं जांच कर रहा हूँ उसको वो ग्रुप ए और बी है ये पता है, लेकिन वो दवाई है या प्लेसिबो है ये नहीं पता। और तीसरा, ये सारा डेटा इकट्ठा करके जो एनालाइज करता है उसको भी नहीं पता, कि बस वो ये बताएगा कि ग्रुप ए का क्योर रेट ज़्यादा है या ग्रुप बी का क्योर रेट ज़्यादा है, पर उसे ये नहीं पता कि ग्रुप ए कौन सा है और ग्रुप बी कौन सा है, किसको ड्रग मिली है और किसको प्लेसिबो मिला है। तो तीनों को नहीं पता, इसलिए ट्रिपल ब्लाइंडिंग। दूसरी तरह की एक्सपेरिमेंटल स्टडी है फील्ड स्टडी। ये जैसे हमने पहले बोला, ज़्यादातर वैक्सीन्स या कोई भी प्रिवेंटिव एजेंट को टेस्ट करने के लिए होती है। तो ऑब्वियसली इसमें जो यूनिट ऑफ स्टडी होते हैं वो मरीज नहीं होता, वो स्वस्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, हेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको कोई डिजीज़ नहीं है। तभी तो हम इसमें किसी को वैक्सीन देते हैं और किसी को नहीं देते, और देखते हैं कि जिनको वैक्सीन दिया है उनको डिजीज़ दूसरे ग्रुप से कम हुई है कि नहीं हुई है। So the incidence among the vaccinated is compared with the incidence among the non-vaccinated. अगर इनका जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है तो मतलब वैक्सीन जो है वो कारगर है। इस केस में जो वैक्सीनेटेड है और जो नॉन वैक्सीनेटेड है वो रैंडमाइजेशन से डिसाइड करना कई बार ज़्यादातर मुश्किल होता है, क्योंकि जो वॉलंटियर करते हैं कि हम वैक्सीनेट हमें कर दो, उन्हीं को वैक्सीनेट करेंगे आप, क्योंकि इसमें मरीज आपके पास नहीं आ रहा है। मरीज आपके पास आता तो आप उसको कंसेंट लेके और रैंडमली डिवाइड कर सकते हैं कि कौन सा कंट्रोल ग्रुप है और कौन सा प्लेसिबो ग्रुप है, किसको किस में डालें। लेकिन इसमें पेशेंट आपके पास नहीं आ रहा है, आप हेल्दी इंडिविजुअल के पास जा रहे हो और वैक्सीन दे रहे हो उसकी कंसेंट लेके। तो जो कंसेंट दे रहे हैं इसमें आपको थोड़ा मुश्किल होता है रैंडमली ग्रुप अलॉट करना, सो इसमें रैंडमाइजेशन पॉसिबल नहीं होती। तीसरी तरह की एक्सपेरिमेंटल स्टडी की हमने बात की थी, उसका नाम था कम्युनिटी ट्रायल। इसमें होता है कि कम्युनिटी आपकी यूनिट ऑफ स्टडी होती है। जैसे कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हमने कोई पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन की है, जैसे माना हमने एक नया पानी को प्योर करने का, पीने का पानी बनाने का नया तरीका निकाला है, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हमने वो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं और किसी में पुराना तरीका चल रहा है। फिर जो पानी के द्वारा फैलाने वाली बीमारियाँ होती हैं उनका इंसिडेंस देखो, इन 10 गाँव में जिसमें पुराना तरीका चल रहा है और उन 10 गाँव में जिन्होंने अपने नया तरीका डाला है, और उसमें क्या कोई डिफरेंस है? तो ज़्यादातर मामलों में इन स्टडी डिज़ाइंस का कैसे यूज़ होता है, इनकी क्या सीक्वेंस रहती है, उसके बारे में थोड़ा बताते हैं। कोई जैसे नई डिजीज़ आई, हम एग्जांपल लेते हैं एड्स का। पता लगा कि कुछ ऐसे मरीज़ आ रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है और जो कि जब पैदा हुए थे तब से नहीं है, अभी शुरू हुई है। तो एक नई डिजीज़ आई थी तो उसकी डिस्क्रिप्टिव स्टडी की गई, तो उसमें क्लूज़ मिले कि ये कुछ हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, इनमें ज़्यादा होती है, तो ये हाई रिस्क फैक्टर्स हैं। फिर की गई केस कंट्रोल स्टडी, उसमें एड्स के केस लिए गए और कुछ उनके जैसे और लोग लिए गए जिनको एड्स नहीं थी, बाकी सब वो सिमिलर थे,
और उनमें देखा गया कि जो रिस्क फैक्टर हमने आइडेंटिफाई किए थे वो क्या केसेस में ज़्यादा हैं। फिर हमें उसमें से कुछ रिस्क फैक्टर मिले कि हाँ ये केसेस में ज़्यादा हैं। तो अब हमने कोहॉर्ट स्टडी करी, उसमें हमने कुछ लोग जो रिस्क फैक्टर को करते थे और वो ग्रुप जो उन्हीं की तरह जैसा था लेकिन उसमें रिस्क फैक्टर नहीं था, उसको फॉलोअप किया कि क्या इनमें एड्स ज़्यादा हुई कंपेयर टू। हालांकि ये अनएथिकल हो जाता है, ये एग्जाम्पल अनएथिकल है, लेकिन कोहॉर्ट का ऐसी मैं खाली एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिनमें ये रिस्क फैक्टर था उनमें बाद में डिजीज़ ज़्यादा हुई कि नहीं हुई, और कंपेयर टू कंट्रोल कोहॉर्ट उसमें कम थी कि नहीं थी। और फाइनली एक्सपेरिमेंटल स्टडी, जो कि इसमें वैलिड नहीं है पर ये यूजुअल सीक्वेंस है, पहले डिस्क्रिप्टिव, फिर केस कंट्रोल, फिर कोहॉर्ट और फिर एक्सपेरिमेंटल।